ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जनाब ऐसा है कि हमारे थर्ड चैप्टर का पहला मेन क्या ये टॉपिक सही मायनों वाला हमने शुरू कर दिया था, विच वॉज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे कहा था कि इस काम में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स ने अपना रोल प्ले किया था और इसके लिए हमने आपको डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन लिखवाई और फिर उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस बताई। बुनियादी तौर पर ये कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स था जो ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स बहुत सारे साइंसदानों ने अलहदा अलहदा मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस इसकी की और फिर उनसे हमने बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं, जिनमें से एक ये है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, यानी इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ऐसी बात है जिनका हमसे ताल्लुक नहीं, हम उसका तज़किरा नहीं करेंगे। तो इसका आगाज क्रूक्स ने किया था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के नाम के साथ अमूमन क्रूक्स का लफ्ज लगा दिया था, लेकिन आगे हमें पता चल जाएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रूक ने नहीं की थी। उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी कि गैसेस में से बिजली गुजारने में कामयाब हो गया। उसके बाद इस पर जो फर्दर रिसर्च हुई वो और लोगों ने की और उनमें से एक का नाम था जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन की ऑफिशियल डिस्कवरी की। तो ये सारा सिलसिला, ये सारी कहानी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इसका आगाज यूं हो गया था कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में पहले तो हम ये बताएं कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस, फिर बाकी बातें होंगी। तो 3 ऑब्जर्वेशंस आपसे शेयर हो चुकी थी। हमने आपसे कहा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में अगर किसी भी गैस को से हवा को हम नॉर्मल प्रेशर यानी कि 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर रखें तो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। दैट शोज कि एट नॉर्मल प्रेशर दे आर बैड कंडक्टर। फिर हमने ख़ास डिस्चार्ज ट्यूब बनाई जिसमें एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ था, तो गैस का प्रेशर रिड्यूस किया इनसाइड द ट्यूब और उसे फ्यू सेंटीमीटर यानी तकरीबन 50 से 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर तक कम किया। तो तमाम गैसेस इस रेंज ऑफ प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं और एक साइलेंट स्पार्क गैसेस के दरमियान हमें डिस्चार्ज ट्यूब में नजर आता है। प्रेशर को फर्दर डिक्रीज किया 10 टाइम्स के 50 से 100 मिलीमीटर की जगह ये 5 से 10 मिलीमीटर हो जाए। तो हमने आपसे कहा कि स्पार्क गायब हो जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड्स ग्लो करने लगते हैं विद अ पर्टिकुलर कलर, और वो कलर डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली हुई। ये वो बातें थी जो आपसे हमने कर ली थी। टोटल 3 ऑब्जर्वेशन हुई। नॉर्मल प्रेशर पर एट फ्यू सेंटीमीटर या 50 से 100 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर पर या 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पर। अब हम आपसे कह रहे हैं हमारी चौथी ऑब्जर्वेशन है एट 1 millimeter of mercury pressure, which is simply 1 torr. सेवन 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नॉर्मल एयर प्रेशर होता है। आप सोचिए आपने उसे कितना कम कर दिया है। तो इस मौके पर अब हम बताना चाहते हैं व्हाट हैपेंस एट दिस प्रेशर। A dark space called Faraday's dark space appears near cathode and rest of the tube becomes luminous. This illuminated portion
is called positive column. तो जनाब ये हमने आपके सामने लिखी बात कि अब जब अगर आप प्रेशर को 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर कम करें तो आपको नज़र आता है कि कैथोड के करीब डार्क स्पेस है और उस डार्क स्पेस का नाम रखा फेराडेज डार्क स्पेस, और बाकी सारी ट्यूब जो है वो ल्यूमिनस हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि, और वो जो ल्यूमिनस का मतलब है वो चमकने लगी, और वो जो चमकने लग वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कॉलम। अब ये जो कुछ मैंने लिखा है इसकी इमेजिनेशन भी हो जाएगी, तो जैसे पिछले वालों में किया है इसकी डायग्राम। तो अब जो हम कह रहे हैं उसके मुताबिक कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल के आसपास डार्कनेस है और बाकी सारी ट्यूब जो है वो ग्लो कर रही है। तो वो जो ग्लोइंग पोर्शन है उसको मैं ऐसे डॉट्स के जरिए दिखा रहा हूँ ताकि ये लगे कि यहाँ ये हिस्सा चमक रहा है, और चूंकि ये हिस्सा चमक रहा है तो इसका नाम है पॉजिटिव कॉलम। और ये जो बाकी हिस्सा है ये डार्क स्पेस है बुनियादी तौर पर, यानी यहाँ अंधेरा है। तो आप ऐसे करके इसको ब्लैक से दिखा दूं कि ये डार्क स्पेस पूरा कैथोड के आसपास है। So this is Faraday dark space. This is what happens. तो मामला यहाँ रुका नहीं, इसके बाद अब है पांचवी ऑब्जर्वेशन। अब प्रेशर को हम मजीद अगर 10 टाइम्स और कम कर दें तो क्या होगा। So at 0.1 millimeter of mercury प्रेशर को मजीद 10 टाइम्स कम किया तो हमने क्या देखा। At this pressure, Faraday's dark space increases in size and separated from cathode by another dark space called Crookes dark space। यानी कि अब ये सिचुएशन हुई कि कैथोड के पास एक नहीं
दो डार्क स्पेस हैं। एक पहले आया था फेरेडे डार्क स्पेस, वो अब थोड़ा सा आगे हो गया, और अब आ गया उसी जगह दूसरा डार्क स्पेस। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैथोड के पास दो डार्क स्पेस होंगे, हम उसकी भी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, पॉजिटिव कॉलम का क्या हशर हुआ? पॉजिटिव कॉलम divides into bright and dark patches called striations। अब ये सब बहुत अजीब व गरीब और अजीब कहानी क्या बता रहे हैं सर। मैंने इसीलिए आपसे बहुत शुरू में ये बात कही कि सबर का दामन मत छोड़िएगा, क्योंकि बात सारी ये है कि अनफॉर्चुनेटली इसमें से ज्यादातर बातें नाइन्थ क्लास में भी थी, लेकिन जाहिर सी बात है ये चीजें अब ऐसी हैं कि वो या तो करके देखे बच्चा अपनी आंखों के सामने तो जरा मजा भी आए, अदरवाइज हम इसे बहुत ही ज्यादा ओवरलुक करके निकाल देते हैं, तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता ये क्या है, तो पहली दफा सुन रहे होते हैं। तो अभी बिल्कुल नहीं घबराना, हमें हमें ये सब ऑब्जर्वेशन साथ हैं टोटल, और सब खत्म होने वाली, एक एक पर बात करेंगे, बिल्कुल भी इसको किसी को छोड़ेंगे नहीं आप। तो अब ये जो मैंने आपसे कही बात, इसकी इमेजिनेशन अच्छी हो जाए ताकि इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। तो अब हमने ये कहा कि आपके डिस्चार्ज ट्यूब में जहां थोड़ी देर पहले कैथोड के पास सिर्फ एक डार्क स्पेस था और बाकी सारी ट्यूब चमक रही थी, अब क्या है, वो जो फेरेडे डार्क स्पेस था वो थोड़ा सा आगे आ गया, और उसमें और कैथोड के दरमियान एक और डार्क स्पेस आ गया। अब कैथोड के साथ जो डार्क स्पेस लगा हुआ है वो कोई और है, और फेरेडे डार्क स्पेस आगे आ गया, तो इसका नाम रखा क्रूक्स डार्क स्पेस, CDS नाम दे दीजिए। अच्छा, अब वो हिस्सा जहां पॉजिटिव कॉलम था, सारी ट्यूब चमक रही थी, वहां हमने कहा डार्क और ब्राइट पैचेस बन गए, यानी जिसे आप कहते हैं ब्राइट यानी रोशन, और डार्क यानी अंधेरी धारियां, पैचेस टाइप की बन गई, ऐसे हम उसको यूं शो करते हैं। जैसे ये ब्लू से मैंने दिखाया ये ब्राइट है, और ब्लैक से दिखाया तो ये डार्क है, तो ये ब्लू और ब्लैक ब्राइट एंड डार्क पैचेस बन गए हैं। और इसका नाम हमने रखा है स्ट्रेशंस। तो अब अगर एक नजर में आज की दोनों ऑब्जर्वेशंस पर आपकी नजर दौड़ा दूं, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर पर जब हमने गैस का प्रेशर रिड्यूस किया और उसमें से बिजली गुजारी, तो कैथोड के आसपास डार्क स्पेस और रेस्ट ऑफ द ट्यूब इज ल्यूमिनस। उस डार्क स्पेस का नाम फेरेडे डार्क स्पेस और ल्यूमिनेटेड पोर्शन का नाम पॉजिटिव कॉलम। और प्रेशर कम किया तो डार्क स्पेस आगे बढ़ा, और उस कैथोड में और उसके दरमियान एक और डार्क स्पेस आ गया जिसका नाम हमने क्रूक्स डार्क स्पेस रख दिया, और जो पॉजिटिव कॉलम था उसमें धारियां बन गई, ब्राइट एंड डार्क पैचेस बन गए। और अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिस पर सारा खेल डिपेंड कर रहा है, इट्स नंबर 6, और ये है एट 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आप नोटिस करें तो हम 10 टाइम्स अपने प्रेशर को कम करते जा रहे हैं, और क्या नजर आया इस पर हमें, एट दिस प्रेशर
dark spaces increases in size and covers the whole discharge tube. डार्क स्पेस आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज बढ़ाता है और अब वो पूरी ट्यूब को अपने घेरे में ले लेता है। इसका मतलब पूरी ट्यूब में डार्कनेस है, कोई पैचेस, कोई और चीज, कोई रोशन चीज कुछ नहीं। अब पूरी टेस्ट ट्यूब जो है वो कंप्लीटली डार्क है। एट दिस स्टेट it is observed it was observed that some thread like rays were traveling from cathode to एनोड। इस प्रेशर पर हमने ये नोटिस किया कि पूरी ट्यूब में डार्कनेस आ गई, क्योंकि वो डार्क स्पेसेस जो थोड़े थोड़े से कैथोड के करीब जमा हुए थे, अब उन्होंने अपने आप को बढ़ाकर पूरी ट्यूब के ऊपर फैला दिया। अब कोई हिस्सा रोशन नहीं, कोई पॉजिटिव कॉलम नहीं, कोई स्टेशन नहीं, कुछ नहीं, पूरी ट्यूब डार्क हो गई। अब इस मौके पर हमने देखा कि धागों की तरह बारीक सी लहराती हुई कुछ रेस जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई नजर आई हमें। और इसी निस्बत से कि ये कैथोड से आ रही थी, हमने इनका नाम रख दिया कैथोड रेस। दीज रेस वर कॉल्ड कैथोड रेस। और हो सकता है अभी नाम सुनकर आपको याद आए, क्योंकि 9th क्लास में हमने ज़्यादातर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट रखा हुआ था। और ये कैथोड रेस के नाम से बड़ा मशहूर था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज भी इम्तिहान में बड़ी पूछी गई हैं। तो हो सकता है अब हमें क्लिक कर रहा हो। बहरहाल, अब अगर मैं ये सिचुएशन आपके सामने डिस्प्ले करूं उसी तरह रफ सी एक छोटी सी डायग्राम में कि डिस्चार्ज ट्यूब बनाएं, उसके दोनों इलेक्ट्रोड शो करें, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। और अब आप ये दिखाएंगे कि कैथोड से एनोड की तरफ, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ऐसी रेज जा रही हैं। And finally, the last observation is number 7 at 0.001 millimeter of mercury. अगर आप नोटिस करें या हिसाब लगाएं तो 760 से 0.001 मिलीमीटर तक तकरीबन हमने एयर प्रेशर को 1 मिलियन टाइम्स कम किया है। और 1 मिलियन टाइम्स कम करने का मतलब, या इस 0.001 मिलीमीटर का मतलब है ऑलमोस्ट ज़ीरो। यानी यूं समझ लीजिए कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में से तकरीबन तकरीबन या 99% गैस निकाल दी है, और अब अंदर 1% से भी कम गैस मौजूद है, जिसका मतलब है कि अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम बन गया है। जब एयर, कहीं एयर भी ना हो तो वो जगह वैक्यूम कहलाती है ना। तो एक इसीलिए डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसमें ख़ास तौर पर इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पर हम गैस को तकरीबन तकरीबन सारा ही निकाल देते हैं और ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो क्या होता है इस प्रेशर पर? At this pressure, the tube itself glow from outside with a particular color which depends
upon the nature of gas taken in discharge tube। तो अब इस प्रेशर पर हम देखते हैं कि ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, इसका तो हमें पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि ट्यूब बाहर से ग्लो करने लगती है, पूरी ट्यूब ग्लो करने लगती है। और उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है जो इस बात पर डिपेंड करता था कि अंदर गैस कौन सी थी। मिसाल के तौर पर पहले भी कहा था, अगर अंदर नॉर्मल एयर होगी तो ट्यूब ग्रीन कलर से ग्लो करेगी, उसमें हाइड्रोजन गैस होगी तो ब्लू कलर से ग्लो करेगी, नियॉन गैस होगी ऑरेंज कलर से ग्लो करेगी, सोडियम के वेपर्स होंगे येलो कलर से ग्लो करेगी। सो देयर आर डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ गैसेस। व्हाई दिस ग्लो? This glow is due to bombardment of cathode rays on the walls of discharge tube. So that is exactly the situation we can imagine. At this stage, what happens? That is the observation we have. अब अंदर क्या हाल है नहीं पता, क्योंकि ये ट्यूब बाहर से ग्लो कर रही है। अगर मैंने नॉर्मल एयर ली हुई है तो ग्रीन कलर से ग्लो करेगी, तो मैं वही कलर शो कर, पूरी ट्यूब बाहर से ग्लो करेगी। तो अब ये टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस आपको हमने बताई, जिसमें जाहिर सी बात है जिन्होंने पहली दफ़ा सुनी है, और ज़्यादातर ने सुनी पहली दफ़ा है, जाहिर सी बात, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये 9th में सब नहीं थी ये, 9th में ख़ास तौर पर ये आखिरी 2 ऑब्जर्वेशन और पहली का तस्करा किया गया था। बाकी बीच में जो 3-4 की हैं उनका गोल कर दिया था कि बच्चों को क्या बताना। यहाँ हमारी बुक में भी कुछ इस किस्म का हिसाब है कि इसमें से एक आधी ऑब्जर्वेशन बुक के पुराने एडिशन में थी, अब नहीं है, तो मैंने बहरहाल वो सब चक्कर करने के बजाय सारी लिख दी। काम की हैं, सबका हमारे सिलेबस से ताल्लुक़ है। अच्छा, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टिल 7th हमने ये कहा कि सबसे पहली बात, नॉर्मल प्रेशर पर तो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, चलो ठीक होगी बात। उसके बाद जैसे जैसे हमने प्रेशर कम किया और हर दफ़ा समझे 10 टाइम्स कम करते चले गए, हमें हर दफ़ा एक नई बात नज़र आई। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आँखों से दिखाई देती हैं। ये आज से 140 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। इसलिए अगर किसी के दिल में ये बात आ रही हो कि ये हमें क्यों नहीं कभी प्रैक्टिकल कराया जाता, करा दें तो हमारा इंटरेस्ट बढ़े, ये वो सब अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मतलबी ज़माना है ना, हम हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिसका आपको फ़ायदा है। अब अगर ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया तो सिर्फ इससे दिल का इत्मीनान होगा कि आप लोग झूठ नहीं बोल रहे, वाक़ई ऐसा होता है। तो हमें अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना माने हमारी वजह से, हमारा एटीट्यूड ये है। वाई? बिकॉज ये मैं अब आपको पूरी बात बताता हूँ। असल में ये सारे एक्सपेरिमेंट और ये सब कुछ करके इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हुआ ही था, वो तो एक काम हो गया। ये काम से एक बहुत जबरदस्त साइंस की ब्रांच शुरू हुई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कहें था क्या मतलब सर, ये तो अभी भी है। नहीं, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स मर चुकी है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट जनरेशन थी जिसका आगाज डिस्चार्ज ट्यूब से हुआ था और इसका एंड तकरीबन 1970s में हो गया था। आजकल आप जो इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस यूज करते हैं वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, ये ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। तो चूंकि अब ये वैक्यूम ट्यूब्स या डिस्चार्ज ट्यूब्स हम प्रैक्टिकली ना होने के बराबर जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा दिल होता है कि हम बच्चों को इसके चक्कर में ना लगाएं, बजाय इसके कि हम बैठकर डिस्चार्ज ट्यूब की एक एक चीज बताएं। उसका फायदा ही नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। सिर्फ इसका अब एक ही फायदा है कि इसकी मदद से हम बच्चों को ये कन्विंस करवाते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से डिस्कवर किया।
इसीलिए सिर्फ फोकस उन चीजों को रखा जाता है जिसका ताल्लुक आज भी बन रहा है। अननेसेसरी चीजों की तफसील नहीं बताई जाती, इसलिए हर बच्चे के लिए बड़ा अजीब होता है कि कब होता था, हमने तो कभी नहीं देखा। बहरहाल अगर आप में से कोई ये सेटअप बना ले तो ये आज भी हम करके देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जरूरत नहीं है वो और बात है, और या फिर वही, अब तो सहूलत हर चीज़ की है, आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी मिलेगा, एनिमेशंस भी मिलेंगी, तो इत्मीनान हो जाएगा। जो सर ने कहा है वो ऐसे ही होता है। पहले तो ये एक हो गई बात कि इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब आए सर ये हो क्यों रहा है, अब ये क्यों पर आ जाते हैं हम जरा। तो भाई ऐसा है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का तो मसला हल हो गया, गैसेस इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर है, इसलिए पहली ऑब्जर्वेशन में तो कुछ हुआ ही नहीं था ना, उसका क्या बताना। 6 रह गई, बाकी की 6 पर बात करनी है। लेकिन मैं पहले फर्स्ट वाले पर भी एक छोटी सी बात आपसे साथ कर दूं, और वो क्या है, स्पार्क यानी एयर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, नॉर्मल एयर में से 760 टॉर, ये भी हो सकता है। ये खेल के गैसेस इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर कब बनती हैं और कब नहीं बनती, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक उनके प्रेशर पर, और जैसा कि हमने देख लिया, एयर का प्रेशर आप जितना कम करते जाएंगे उनकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होती जाएगी। सो एट लो प्रेशर ऑल गैसेस आर सपोज टू बी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2, हाई वोल्टेज। आप जितना ज्यादा हाई वोल्टेज देंगे गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की चांसेस उतने ज्यादा हैं। तो सपोज आप ये कहते कि नहीं सर हम तो गैसेस को नॉर्मल प्रेशर पे बिजली गुजार कर दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें कम से कम 30,000 वोल्ट का करंट देना पड़ेगा। इफ यू हैव अ वोल्टेज ऑफ 30,000 वोल्ट, तो नॉर्मल एयर जिसमें इस वक्त आप कमरे में बैठे हैं उसमें स्पार्क हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो इन बेचारों की बदकिस्मती क्या थी, जिस जमाने में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि दे वर एबल टू ओनली प्रिपेयर ए बैटरी ऑफ या पोटेंशियल सोर्स ऑफ 5,000 वोल्ट। इससे ज्यादा ये वोल्ट का करंट जनरेट नहीं कर सके थे 1880s में, इसलिए ये तो एयर में से इलेक्ट्रिसिटी गुजार ही नहीं सकते थे। आज अगर कोई बच्चा ये करना चाहे, उसके पास सारी नेसेसरी चीजें हों, तो याद रहे 30,000 वोल्ट या उससे ज्यादा का करंट अगर हम चाहें तो नॉर्मल प्रेशर पर भी स्पार्क के जरिए उसमें से गुजर सकता है करंट। एक तो ये बात हो गई। तो अब चूंकि हमारी कहानी हिस्ट्री है थोड़ी सी, हम आज की नहीं उस जमाने की बात करें, तो उस जमाने में मैक्सिमम वोल्टेज 5,000 था। तो विद द हेल्प ऑफ दैट 5,000 वोल्ट करंट ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व होने को मिलेंगी, पहली बात। अच्छा, अब मैं अपनी सारी ऑब्जर्वेशन जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं उनके दो हिस्से कर रहा हूं, सिवाय इस सेकंड लास्ट ऑब्जर्वेशन के जिसमें आपने ये कहा कि एक कैथोड रेज हमें दिखाई दी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बाकी सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी स्टार्टिंग फ्रॉम द वन जो हमने लास्ट डे पढ़ी, हर एक में या तो पूरी ट्यूब या ट्यूब का कोई हिस्सा ग्लो कर रहा था। मेमोराइज करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी मेरे हिसाब से वो भी क्लियर है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते थे जब भी एयर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी स्पार्किंग होगी, तो वो साइलेंट स्पार्क हमें नजर आया था। थर्ड ऑब्जर्वेशन से असल में गड़बड़ हो रही है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपने कहा कि स्पार्क गायब और इलेक्ट्रोड सिर्फ ग्लो कर रहे हैं, क्यों। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में आपने कहा कैथोड के करीब अंधेरा है और बाकी ट्यूब ग्लो कर रही है, क्यों। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में आपने कहा कैथोड के करीब 2 डार्क स्पेसेस आ गए और बाकी ट्यूब में भी पूरी तरह से ग्लो नहीं है, ब्राइट डार्क पैचेस में डिवाइड है, क्यों। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जिस वक्त आपके सामने पूरी ट्यूब में अंधेरा है और कैथोड से एनोड की तरफ रेस जा रही है। सेवेंथ में पूरी ट्यूब ग्लो कर रही है। अब अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो वो बात ये है कि ये जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है ये सबसे डिफरेंट थी, क्यों। इसलिए कि इस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में पूरी ट्यूब में अंधेरा होता है, कोई चीज चमक नहीं रही होती, आपके वो रेज आ रही होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, रेज इनविजिबल है, नजर नहीं आती हैं। तो फिर आपको कैसे पता चला रेज है, तो ये तो मैं बताऊंगा। फिलहाल इसका मतलब अब आपके दिमाग की खिड़की कैसे खुलनी चाहिए कि इस ऑब्जर्वेशन पर 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे पूरी ट्यूब में अंधेरा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि रेस तो नजर नहीं आ रही ना, वो तो हमने कैसे पकड़ी वो तो बात की कहानी है। और बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस में क्या हो रहा है, कहीं इलेक्ट्रोड ग्लो हो रहे हैं, कहीं आधी से ज्यादा ट्यूब ग्लो हो रही है, कहीं ब्राइट डार्क धारियां आ रही हैं, कहीं पूरी ट्यूब ग्लो हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं
कि एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है जिसमें बिजली गुजारने पर डिस्चार्ज ट्यूब कंप्लीटली या पार्शियली लाइट इमिट कर रही है, ग्लो कर रही है। तो वो एक है कि अब हमें ये फैसला करना है कि गैसेस लाइट क्यों इमिट करती हैं जब उनमें से बिजली गुजारी जाती है। और ये वाली ऑब्जर्वेशन जो नंबर 6 थी, ये बिल्कुल अलग थलग है, क्योंकि इसमें कोई लाइट ग्लो नहीं हो रही। अब साइंसदानों ने कोशिश की कि अब सर्च करते हैं, यही होता है ना साइंस में, पहले ऑब्जर्व करो और अब रिसर्च शुरू हो गई, आखिर ये क्यों हो रहा है। सब लगे पड़े थे। अच्छा, अब हुआ ये कि आखिर बिजली की मदद से गैसेस लाइट कैसे इमिट करने लगती हैं, इसका जवाब आज तो हमें सब पता है ना। तो इसके जवाब के लिए जरूरी था कि आपको एटम का पता हो, जो कि उन लोगों को नहीं पता था। इसलिए वो सारा ग्रुप साइंसदानों का, जो लाइट ट्यूब क्यों ग्लो कर रही है, इलेक्ट्रोड क्यों ग्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव कॉलम क्यों आ रहा है, इस पर रिसर्च कर रहे थे, उन बेचारों को कोई कामयाबी नहीं मिल रही। वो लगे पड़े हैं, सड़ पटक रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अलबत्ता वो चंद साइंसदान जिन्होंने ये सोचा कि हर ऑब्जर्वेशन में कोई ना कोई चीज ग्लो कर रही है, ये 0.01 पर पूरी ट्यूब में अंधेरा क्यों है, और उन्होंने इस पर गौर करना शुरू किया। अब किस्मत, जिन्होंने इस पर गौर करना शुरू किया उन्हें पहले कामयाबी मिली, और उस कामयाबी के नतीजे में उन्हें जो जो बातें पता चली, उसकी मदद से बाकी ऑब्जर्वेशंस का भी हमें पता चल गया। तो इसका मतलब है तरतीब ये होगी कि पहले 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वाले की बात आपसे बताएंगे, उसे अच्छी तरह समझाएंगे, और उस समझ के नतीजे में जो जो चीजें हमारे सामने आएंगी, बाकी ऑब्जर्वेशंस भी हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो भाई इसमें आया था, इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब मजेदार कहानी सुनिए। हुआ यूं कि भाई इन सारी बातों में अगर आप गौर फरमाए ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसानों को जिसकी वजह नहीं पता होती, लेकिन उसका फायदा ऐसा नजर आता है कि पैसा ही पैसा। और दुनिया में हर जमाने में भाई पैसा ही इंपॉर्टेंट था। मिसाल के तौर पर आगे हम एक पढ़ेंगे, एक्सरेस। कौन नहीं जानता एक्सरेस को, अल्लाह ना करे किसी की हड्डी वड्डी फ्रैक्चर हो जाए, कहते हैं एक्सरे करा दो, एक्सरे का। एक्सरेस 1900 में एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, हम उसका पूरा किस्सा आपको आगे सुनाएंगे। और 1913 तक पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था ये होती क्या है। ये लफ्ज एक्सरे, एक्स कहते ही अननोन को है, ये था अननोन रेस, पता ही नहीं था किस चीज की। और जिस बंदे ने डिस्कवर की, उसने 13 सालों में मेडिकल साइंस वालों को इसका तरीका समझाकर इससे इतना कमाया जिसकी कोई हद नहीं। मेडिकल साइंस वालों की तो मजे लग गए कि यार एक्सरे की मदद से हम बॉडी के अंदर देख सकते हैं, हड्डियों को देख लेते हैं। अब पता नहीं है ये रेस क्या है, क्यों है, इस्तेमाल हो रही है और फायदे उठा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो इसी तरह इन लोगों को भी ये हुआ कि ये जो लास्ट ऑब्जर्वेशन थी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने गौर किया हो, ये जो आखिरी ऑब्जर्वेशन थी जिसमें पूरी ट्यूब ग्लो कर रही है, इसको कभी देखा है आपने? हम रोज देखते हैं, ये ट्यूब लाइट है। दिस इज द इन्वेंशन ऑफ ट्यूब लाइट। अब तो ट्यूब लाइट भी हमारे घरों में कम इस्तेमाल होने लग गई, अब तो एनर्जी सेवर्स आ गए, उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। मगर अभी भी घरों में कहीं कहीं ट्यूब लाइट बाहर लगी होती है। तो ये जो ट्यूब लाइट है, ये समझिए डिस्चार्ज ट्यूब की आखिरी निशानी थी जो रह गई। इस ट्यूबलाइट के अंदर गैसेस को लो प्रेशर पे रखा जाता है, और फिर जब हम बिजली गुजारते हैं तो वो ग्लो करती हैं। तो अब ये फिलहाल तो हमारा इशू नहीं, लेकिन मैंने ऐसे हिंट दिया। तो इससे उस जमाने में सोची कितने पैसे कमाए होंगे लोगों ने। तो अब साइंसदानों का एक ग्रुप सोचने लगा कि इधर भी कुछ हो जाए, अगर 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे, तो वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। अब सुनिए क्या हुआ। कुछ साइंसदानों ने यह दावा किया कि जनाब जब हम काफी देर तक 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पर गैसेस को गुजारें, पूरी ट्यूब में डार्कनेस होती है, और एकदम से ऐसा लगता है जैसे कोई चीज कैथोड से एनोड की तरफ गुजरी हो, कोई धागे से निकले हों, और फिर गायब हो जाते हैं। फिर लगता है जैसे गुजरे हों, फिर गायब हो जाते हैं। यानी ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। दूसरे साइंसदानों ने कहा हमने आधे घंटे बैठकर देखा, भाई हमें तो कुछ नजर नहीं आया, तुम लोगों का वहम है। अब ये बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहते थे हाँ नहीं, कोई ऐसा स्पार्क सा होता है जैसे कोई चीज गुजरी है, और कोई कहते थे नहीं है। अब शक आ गया ना, तो साइंसदानों ने कहा इस शक का इलाज करते हैं और इसकी तहकीक करते हैं। अगर कोई चीज वाकई ऐसी है जो नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो उसे इनडायरेक्ट तरीके से किसी तरह से कैप्चर करते हैं। अगर नहीं है तो भाई आपकी बात गलत हो जाएगी। तो अब यहां से हम आपको कंटिन्यू करेंगे कि नजर ना आने वाली कैथोड रेस की मौजूदगी को हमने कैसे कंफर्म किया। सब तब खुश हो जाएगी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए।
अब ये ज़हन में रखिएगा, आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, यानी आज अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें तो ऐसे ग्लासेस आए हुए हैं, ऐसा केमिकल आया हुआ है जिसे अगर हम आंखों पे ग्लासेस पहन लें तो हमें कैथोड रेज नजर आती हैं। हम अपनी टेस्ट ट्यूब के बाहर वो केमिकल लगा दें तो भी कैथोड रेज नजर आती है, लेकिन उनके पास ये नहीं था ना, उन्होंने बगैर देखे इसका पता लगाया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये हम आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं हम अपनी बात को नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अब हमारा हो सकता है शेड्यूल अभी आपको ना मिला हो या मिल जाए, लेकिन बारी अब हमारे टेस्ट की है, तो वॉट एवर द डेट इज, मैं वो टेस्ट के टॉपिक्स बता देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो जैसे ही वो शेड्यूल आपसे शेयर किया जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा दैट वुड बी कंप्लीटली फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। इसका मतलब है उसका वो हिस्सा जिसका टेस्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसमें से भी हम चीज दे सकते हैं, और वो हिस्सा जो हमने पिछले टेस्ट के बाद पढ़ा है वो तो इम्पोर्टेंट तरीन है ही, और वो था फैक्टर्स। वो जो 6 फैक्टर्स और उनसे रिलेटेड सारी बातें वो मेन टॉपिक है। लेकिन जो इस चैप्टर की पिछली चीजें हैं मैं उसमें से एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल भी या थ्योरी भी दे सकता हूँ, इसलिए ये टेस्ट पूरे चैप्टर 8 का कंप्लीट टेस्ट होगा, बोथ एमसीक्यूज एंड थ्योरी। ठीक हो गई बात। ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स पर है जो नए हैं, लेकिन पूरा चैप्टर होना चाहिए, तो पिछली चीजों को भी रिवाइज करके रखिएगा। तो ये हमारा काम हो गया एक। थैंक यू वेरी मच।